ये इसके पहले वाला जो ये जो इसमें लिखा हुआ है ना, इनकी तरफ ध्यान मत देना, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जो मैंने समझाया है वो ध्यान रखना बस। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका पूरा हेडिंग है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which is contained in printed documents, which is contained in printed document। इसीलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। देखो किस चीज की बात हो रही है। मान लो हमारा कनव जो है वो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए गया। ओके सर, बैंक वालों ने इसको बोला कि आपको अकाउंट खुलवाना है तो ये बैंक का फॉर्म है, प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए, यहाँ अपनी फोटो लगा दीजिए, या आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसकी फोटो और उसका साइन करवा लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से 10 एक पेज का था, हर पेज पे नीचे नीचे साइन कराते गए कराते गए कराते गए। ठीक है सर, जनरली क्या होता है, एक दो नॉर्मल लोगों के बीच में यदि कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कौन कौन, कि सर मान लो कनव और राघव काबरा के बीच में यदि कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो क्या उसमें कनव को भी और राघव काबरा को भी निगोशिएशन का स्कोप होता है या नहीं होता है? हाँ सर, दोनों का होता है, दोनों को होता है। कोई बोलता है 10 लाख में लेगा क्या, अगला बोलता है 9.5 लाख में करे, या फिर आई एम सॉरी, टर्म्स एंड कंडीशंस में भी चेंज करवा सकते हैं आपस में दोनों, कि नहीं ऐसा नहीं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे को नहीं चलेगी, तो फिर दूसरा कहता है अच्छा चल हटा देता हूँ। तो यहाँ पर निगोशिएशन का स्कोप दो नॉर्मल लोगों के बीच में तो बचता है। लेकिन जब बैंक अकाउंट ने आपको प्रिंटेड फॉर्म दे दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनका कि भैया हमारे यहाँ खाता खोलना है तो तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, तो क्या उसमें कोई निगोशिएशन का स्कोप बचता है क्या? भाई कनव को तो यदि खाता खोलना है उस बैंक में तो वहां वहां उसको नीचे नीचे सब जगह साइन करने पड़ेंगे, कोई निगोशिएशन का स्कोप नहीं। जो बैंक ने फाइनल कर दिया वही है, कनव को अपने हिसाब से चेंज करने की अनुमति नहीं है। जब बात ही नहीं कि वो अलग से चेंज करना चाहे, उसके लिए बात ही नहीं होगी, फिर खाता ही नहीं खुल पाएगा। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबके लिए एक जैसा है, किसी के लिए चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। सेम बात, तो सर बैंक में खाता खुलाने जा रहे हो, प्रिंटेड वो दे दिया, या फिर आप ऑनलाइन भी आए एक्सेप्ट दबाते हो, तो उस आए एक्सेप्ट में कोई चेंज करने का आपको कोई स्कोप मिलता है क्या? नहीं सर, उस प्रिंटेड में भी उस आप आई एक्सेप्ट बटन दबाते हो उसमें आपको चेंज करने का कोई मौका नहीं मिलता, तो दैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। एलआईसी के लिए, एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस के लिए जा रहे हो तो भी वो आपसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं, बिल्कुल सबके लिए एक जैसा है, वो चेंज करेंगे ही नहीं उसको। सो ऑल दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हैं। ठीक है भाई, चलिए दक्ष अग्रवाल जी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यस। क्या हो गया बेटा? हाँ sir, it is well established that the standard form of contracts may be enforced on another person who is unaware of the content of the document, provided that the party wanting to enforce the contract has given a notice which is sufficiently reasonable. What reasonable may vary from circumstances to circumstances, but the acceptor will not incur any contractual obligation if the document so printed and delivered to him is in such a state that it does not give reasonable notice on its face, that is, it contains certain special conditions. ये क्या बोलना चाह रहा है पैराग्राफ? दैट इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड दैट स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड ऑन अनदर पर्सन हु इज अनअवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, provided that the party wanting to enforce the contract has given a notice which is sufficiently reasonable। देखो, सबसे पहली बात, सर अपना कनव बैंक अकाउंट खोलने गया था आईसीयूसी बैंक के पास में। ठीक है, एक नया ही बैंक आ गया आईसीयूसी बैंक।
तो कनव ने जस्ट नीचे साइन कर दिया, ठीक है। अब कहीं पर बैंक में और कनव में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया। कनव ने बैंक में बोला मैंने तो ये कंडीशंस बिना पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने तो बिना पढ़े नीचे साइन कर दिए। तो अब प्रश्न ये है कि क्या ये इस पे लागू होगा या नहीं होगा, कनव पे, बताइए। कनव पे ये सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक ने जिस पे नीचे कनव ने बिना पढ़े साइन कर दिए, क्या वो कनव पे लागू होंगी क्या, बताइए। होगी सर। बिल्कुल होगी, 100% होगी भाई, 100% होगी। ये कनव की ड्यूटी थी कि है ना, साइन करने से पहले समझ लेता, पूछ लेता, जान लेता कि वो क्या साइन कर रहा है। चाहे इसने पढ़ के साइन किया हो, चाहे इसने बिना पढ़े साइन किया हो, इसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा ही होगा। बोलो जी, बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई। ये पहली बात। अरे भैया एक्टिव रहो मेरी क्लास में प्लीज, सभी जने, देवांश, कनव, मिदुष, राघव, स्विया, दक्ष अग्रवाल, प्लीज जो भी वीडियो ऑन कर सकते हैं वो करिए। मिदुष मोदी ने अकेले ने करके रखा है, काबरा जी ऑन करो। देवांश खाना खा लिया है ना भाई तूने? नहीं सर, खा रहा हूँ 5 मिनट में। ओके, चलिए। तो सर सबसे पहली बात, सर बिना पढ़े साइन किया तो भी उस पर लागू होगी। दूसरी बात, सर मान लो कनव अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप मतलब समझते हो, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट। कनव इज इलिटरेट और वो यहाँ पर अंगूठा लगाता है अपना, ठीक है, वो यहाँ पर साइनिंग की बजाय अपना अंगूठा लगा देता है। सर क्या ये टर्म्स उस पे लागू होंगी? सर बिल्कुल लागू होंगी, उसको अंगूठा नहीं लगाना चाहिए था। वो कह मैं इलिटरेट हूं, मुझे नहीं पता किस बात में भैया आपने कहीं अंगूठा लगाया है तो ये आपकी ड्यूटी है, आपको समझना है कि आप किस तरीके के डॉक्यूमेंट पे अपना अंगूठा लगा रहे हो। ये आपकी ड्यूटी थी किसी को पकड़ के समझना। लिटरेट हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लिटरेट है लेकिन पढ़ा नहीं उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो उन दोनों पे एप्लीकेबल होगा ही होगा। जरूरी बात क्या है, अब तीसरी बात समझना कि सर मान लो इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, छोटी सी बात ये लिखी हुई है, फॉर अदर, ये 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है फॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, फॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली रेफर एनेक्स्चर ए, काइंडली रेफर एनेक्स्चर ए। एनेक्स्चर मतलब क्या होता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय एनेक्स्चर, राघव? एनेक्स्चर मतलब क्या होता है? सर एक डॉक्यूमेंट होता है ना जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं और उस पे अपने को साइन करना होता है डिटेल्स के साथ। अरे एनेक्स्चर का मतलब होता है, ये मेरी मेन किताब है, ठीक है, 50 पेजेस, इकोनॉमिक्स की किताब है, कि फॉर चार्ट 1 रेफर एनेक्स्चर ए, फॉर चार्ट नंबर 2 रेफर एनेक्स्चर बी। एनेक्स्चर मतलब पीछे दिया हुआ है कहीं, या कहीं और दिया हुआ है, समझा? एनेक्स्चर मतलब ये होता है। तो सर अब हमारे कनव जी गए थे बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उनसे स्टैंडर्ड फॉर्म साइन कराने लग गए। ओके सर, स्टैंडर्ड फॉर्म साइन कराने लग गए, तो उसमें पहले 2-4 कंडीशन लिखने के बाद लास्ट लाइन लिखी थी फॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली रेफर एनेक्स्चर ए, कि मतलब एनेक्स्चर ए कहीं और है, एक पेपर है जिस पे लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी, जिस पे लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस भी लागू होंगी। जब साइन करा रहे थे यहाँ नीचे कनव का, तो कनव को ये एनेक्स्चर ए नहीं दिखाया, कनव को एनेक्स्चर ए नहीं दिखाया, बस उसको यहाँ पर लिखा हुआ था फॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली रेफर एनेक्स्चर ए, या टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर टू इन एनेक्स्चर ए वुड आल्सो बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो सर समझना इस बात को, फॉर अदर टर्म्स एंड, सर एनेक्स्चर ए में ये जितनी भी 5 कंडीशंस और लिखी हुई है मान लो, और ये एनेक्स्चर ए का पेपर राघव को दिया नहीं गया था एट द टाइम ये साइन करने के या अंगूठा लगाने के, राघव या कनव को, तो क्या ये एनेक्स्चर ए उस पर लागू होगा? सर आंसर अगेन इज यस। इसका काम था बैंक का ये बताना कि भैया एनेक्स्चर ए में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी तुम पे लागू होंगी।
तो जब ये साइन कर रहा था, इसकी ड्यूटी थी कि भाई जान ले डॉक्यूमेंट में कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। जब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है फॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली रेफर एनेक्स्चर ए, तो बैंक ने इस बात के प्रति कि भाई एक एनेक्स्चर ए करके और है जिसमें अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, इस बात के लिए नोटिस दिया या नहीं दिया, इसको ध्यान अट्रैक्ट किया या नहीं किया कि हाँ सर दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। बस इतना सफिशिएंट है। जो भी साइन कर रहा है या अंगूठा लगा रहा है उसको ये पहले समझ के फिर साइन करना चाहिए कि वो क्या, यदि उसने यहाँ साइन कर दिया, बिना पढ़े साइन कर दिया, तो भी एनेक्स्चर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, वो उसके ऊपर लागू हो जाएगा, साइन करने वाले के ऊपर। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस तरफ ध्यान दिला दिया गया कि एक एनेक्स्चर ये भी है जिसपे लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप पे लागू होंगी। यदि ऐसा लिखा हुआ नहीं होता, 1 2 3 4 जो भी बैंक के फॉर्म है उसमें ये है, चौथे कहीं भी एनेक्स्चर ए का हवाला नहीं दिया हुआ होता, कहीं भी एनेक्स्चर ए का हवाला नहीं दिया हुआ होता, तो क्या, और ये नीचे ये गणम ने साइन किया, तो क्या ये एनेक्स्चर ए इस पे लागू करवा सकते थे टर्म्स एंड कंडीशंस में? जो भी साइन कर रहा है गणम, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ध्यान भी आकर्षित नहीं हुआ तो नहीं। ध्यान आकर्षण कर लिया गया, नोटिस, इट हैज बीन ब्रॉट टू हिज नोटिस कि एक सेपरेट एनेक्स्चर है जिसपे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ध्यान भी उस तरफ दिला दिया और दिया नहीं तो भी वो एप्लीकेबल हो जाएंगी कनव पे। बस जरूरी बात की थी कि बता दिया, हाँ है, तूने भी देख लिया ना है, तूने भी समझ लिया ना है, तू तो इट इज योर हेडेक, तेरे को देखना चाहिए था क्या है वो एनेक्स्चर। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट, एनेक्स्चर ए वाला मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से देखो, आप लोग आजकल सब पेटीएम वगैरह से या फिर गूगल पे से या पेयू से आप रेल के टिकट्स करवा लेते हो या नहीं करवा लेते हो, ट्रेन के टिकट्स? यस सर, बहुत इजी हो गया। पहले क्या सर, रिजर्वेशन काउंटर पे जाके एक के पीछे एक लाइन में लगना पड़ता था। ये रिजर्वेशन काउंटर है, यहाँ खिड़कियां बनी हुई हैं, ऐसे 4 5 खिड़कियां बनी हुई हैं। खिड़कियां बनने के बाद में यहाँ पर आदमी बैठा रहता है कंप्यूटर लेके, आप उसको बताते हैं मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, इस ट्रेन का मेरे को टिकट दे दो, तो वो आपको एक टिकट प्रिंट करके देता है। ठीक है सर, टिकट कंप्यूटराइज्ड आपकी डिटेल, आपके रिजर्वेशन का टिकट प्रिंट करके देता है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है और कितनी तारीख को जाना है, कितने रुपए लिए गए, रिजर्वेशन कब से कब तक का है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स के टिकट प्रिंट करके देता है। सर ये टिकट के आगे जो भी जानकारी है, ये एक तरीके से आपके बीच में, जिसने जो पैसेंजर है और रेलवे के बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है, ये टिकट या नहीं, यस सर, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि इतनी तारीख को आपने इतने पैसे दिए और वो आपको इस जगह से मुंबई से लेके पुणे लेके जाएगा, मुंबई से पुणे लेके जाएगा। ठीक है सर, सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लिखी हुई है, क्या वो टिकट वाले खरीदने वाले भैया पे एप्लीकेबल होंगी? सर बिल्कुल होंगी, यहाँ पर जो टिकट खरीदने वाली टिकट पे लिखी हुई चीजें। सर यदि यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है प्लीज टर्न ओवर, पीटीओ का मतलब समझते हो, प्लीज टर्न ओवर द पेज, इतना सा भी लिखा हुआ है, तो टिकट के बैक साइड में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगी, क्योंकि उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है? यस सर। यदि पीटीओ नहीं लिखा हुआ होता या फॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली सी बैक नहीं लिखा हुआ होता, तो टिकट के पीछे वाली कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनके लिए पहले ध्यान नहीं लाया गया था। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर, है ना, कि सर नोटिस, if those extra conditions, existence of those extra conditions has been brought to the notice of the party, then they will be applicable whether the party has gone through them or not, is immaterial. Okay सर, अब यही सीन वापस देखो, ये सब एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, आ सकते हैं एग्जाम में। सर यहाँ पर जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है, वो हॉल में दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे कि रेलवे के टिकट को कराते हुए क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। सर उधर भी बहुत सारे बातें दी गई थी, जब सर आपके टिकट पे वो सारी नहीं थी, पर इधर जब आप खड़े हुए थे अपने काउंटर पे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अपने टिकट के लिए, सर तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है
कई बार होता है ना, दीवारों पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं या फिर लिखा हुआ होता है कि रेलवे में ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, टिकट में ऐसा है, ऐसा नहीं है, आपके ये हक हैं, आपकी ये ड्यूटीज हैं। सर जो टिकट कराते समय दीवारों पे वॉल हैंगिंग्स या फिर ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है रेलवे में ट्रैवल करने की, क्या वो आप पे एप्लीकेबल होंगी? सर बिल्कुल होंगी, क्योंकि टिकट कराते वक्त वो आपके ध्यान में लाए गए हैं, आपने इधर उधर देखा होगा। ठीक है, तो सर कितनी बातें अपन ने अभी तक समझ ली। नंबर 1 कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिनमें सर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या किसी का माई बाप भी आ जाए, कोई किसी का कोई भी आ जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आ जाए, वो उसमें चेंज नहीं करेंगे। ओके सर, नंबर 1। सर सेकंड, क्या इसमें नेगोशिएशन का स्कोप होता है? नहीं सर, इसमें नेगोशिएशन का स्कोप नहीं होता है। सर थर्ड, सर वो सब एप्लीकेबल होंगी साइन करने वाले पे। साइन करने वाला ये नहीं बोल सकता, देखो जो सामने लिखी हुई है वो तो एप्लीकेबल होगी ही होगी, और जो पीछे लिखी हुई है वो ओनली इन दैट केस एप्लीकेबल होंगी जब उसकी तरफ कुछ लिख के, टिकट के सामने कुछ लिख के ध्यान आकर्षण कर लिया गया है, पीटीओ या फिर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन, सी बैक, ऐसे ऐसे। यदि इतना भी कर दिया और आपने पीछे देखे बिना साइन कर दिया तो भी वो आप पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट, सर अपन ने पढ़ा था ना कि अच्छा, फॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली रेफर एनेक्स्चर ए, बस इसकी एग्जिस्टेंस के प्रति भी नोटिस ले आए गए, बस इसकी एग्जिस्टेंस के प्रति भी नोटिस ले आए गए तो फिर वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगी यदि आपने साइन किया। सर यहाँ आप टिकट काउंटर पे खड़े रहते हुए करा रहे थे, और आप जो होर्डिंग्स लगी हुई दीवारों पे, क्या वो वाली टर्म्स एंड कंडीशंस आप पे एप्लीकेबल? बिल्कुल होगी। नेक्स्ट, सर अंगूठा छाप है तो भी एप्लीकेबल होंगी क्या यदि अंगूठा लगा है? सर बिल्कुल एप्लीकेबल होंगी, बिल्कुल एप्लीकेबल होंगी। सर नेक्स्ट, एक बार हमारा राघव काबरा घूमने गया साउथ, अभी साउथ बहुत लोग घूमने जा रहे हैं नॉर्थ से, ठीक है, तो ये हालांकि नॉर्थ में तो नहीं है पर ये साउथ घूमने गया। ओके सर, साउथ घूमने गया तो वहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है? कि सर तेलुगु चलती है, ठीक है, कन्नड़ चलती है, ऐसे है ना, जो भी हैं वो बहुत सारी, तुलु लैंग्वेज चलती है, ठीक है, ऐसी ऐसी लैंग्वेज चलती है। अब ये जब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे खड़े रह के लाइन में टिकट बुक कराया तो सर वो टिकट तेलुगु में प्रिंट होके आया, वो टिकट तेलुगु में प्रिंट होके आया। अब क्या इसका पढ़ना लिखना कोई काम आएगा क्या उस समय? ये जितना पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी हिंदी कुछ काम नहीं आने वाली, तो ये पढ़ा लिखा निरक्षर हो गया उस समय। ओके सर, तो अब सर लेकिन वो टिकट पे लिखी हुई बातें से ये माइंड होगा या नहीं होगा? जब इसने टिकट इश्यू कराया, भले ही वो तेलुगु में था या कन्नड़ में था, सर इसकी ड्यूटी थी कि किसी आदमी से समझता, यदि इसको कोई प्रॉब्लम होती तो उसी समय वापस टिकट कैंसिल कराता या कुछ भी कराता। ये इसकी प्रॉब्लम थी, इट वॉज हिज प्रॉब्लम, ठीक है, उसने जो टिकट लिया उसको समझने की ड्यूटी इसकी थी। ओके, नंबर 1 पीछे लिखी हुई भी, यदि यहाँ लिखा हुआ है पीटीओ तेलुगु में लिखा हुआ है फॉर अदर टर्म्स एंड कंडीशन सी बैक, सर वो भी एप्लीकेबल होगी। अब सर अंगूठा छाप पे भी, इलिटरेट पे भी एप्लीकेबल होंगी। आप भी एक तरीके से इलिटरेट ही हो रहे हो, यदि आप वहां की लैंग्वेज नहीं जानते हो तो भी आप पे वही सेम रूल एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब सर सुनिए, नेक्स्ट, सर एक अंधा व्यक्ति जो है, एक अंधा व्यक्ति जो है वो टिकट इशू करवा रहा है, तो क्या टिकट पे प्रिंट हुई भी टर्म्स एंड कंडीशंस उस पर एप्लीकेबल होंगी? सर बिल्कुल होंगी। उसको ही जाकर उसको ही जाकर समझने का पेन लेना पड़ेगा, ठीक है, चाहे अंधा व्यक्ति हो चाहे। ओके, लास्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इस तरीके का, सर एक बार हमारा राघव काबरा जब साउथ घूमने गया, ओके, तो वहां पर इसने एक होटल का रूम बुक किया। ये सर ये होटल का रूम, ये सामने फ्रंट डेस्क। ओके, इसने होटल का रूम जब बुक कर रहा था ना,
तो वो जो फ्रंट डेस्क होती है ना, वहां पर एक इससे टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन कराया गया। पेपर साइन कराते हैं ना, हाँ भाई आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। ओके सर, टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन कराया गया, नंबर 1। नंबर 2, सर इसने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली, उसको लगा हाँ रीजनेबल है ये, तो कोई भी आएगा तो उस पे एप्लीकेबल होंगी, ऐसा करके उसने साइन कर दिया। बैग चाबी ली अपने कमरे की, पैसे भरे, चाबी ली, जैसे ही रूम में गया, रूम की दीवार पे नई टर्म्स एंड कंडीशंस और लिखी थी। रूम की दीवार पे नई टर्म्स एंड कंडीशंस और लिखी थी। क्या इस नई टर्म्स एंड कंडीशंस जो रूम की दीवार पे, इसके बारे में राघव काबरा को पहले कहीं बताया गया था? फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली सी योर रूम, या ये या वो या कोई भी एनेक्शन? नहीं सर, कुछ नहीं बताया गया था। तो क्या ये अब इस पे एप्लीकेबल होंगी? मान लो यहाँ दीवार पे लिख दिया गया है सामान की चोरी की जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, या इस वाले टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ नहीं लिखा जो काउंटर पे रूम अलॉट करते वक्त था। अंदर घुसाना तो वहां एक बड़ा सा बोर्ड पड़ा, सामान की चोरी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यात्री अपने सामान की हिफाजत खुद करें। ठीक है, तो काबरा जी ने रूम घूमने के लिए आए हैं साउथ में इसलिए लिया, या बैठ के अपनी रखवाली करते रहे अपने सामान की इसलिए लिया है? ठीक है, तो इतनी सी चीज जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ना तो उनको बताई गई, ना जिसके प्रति ध्यान आकर्षण किया गया, क्या वो इन पे लागू होगी? नहीं होगी। इस दौरान कमरे से इनका सामान घूम जाता है तो ये बाकायदा होटल वाले का गला पकड़ सकते हैं। बोलो रे, बात समझ में आई? यस, देवांश, कन्नव, राघव, निदुष, स्विया, दक्ष अग्रवाल आ गई ना? यस सर। ठीक है, चलिए। यस। हाँ चलिए, ओके। हाँ, पहले से ध्यान आकर्षण कर लेते तो लागू हो जाती, बाद में नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, और रीजनेबल होनी चाहिए यार, वो रीजनेबल टर्म्स होनी चाहिए जो भी है। चलिए, तो वर्ड रीजनेबल वुड वेरी फ्रॉम सर्कमस्टेंस टू सर्कमस्टेंस। एक रीजनेबल नोटिस उनको दे दिया गया है, सफिशिएंटली रीजनेबल नोटिस। ठीक है, but the acceptor will not incur any contractual obligation if the document so printed and delivered to him is in such a state that it does not give a reasonable notice on its face that it contains certain special conditions। यदि वो जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं वो इनको रीजनेबल नोटिस इस बात का नहीं देता है कि दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं जो आप पे लागू होगी, तो वो उन पे नहीं होगी। दक्ष अग्रवाल, आपका डाउट बोलिए। तो जैसे कोई टिकट का, मैं रेलवे की टिकट लेता हूँ, बट मैं तो माइनर हूँ, तो मैं अपना ये नहीं कह सकता ना बाद में कि आई वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मुझ पे लगते नहीं है। देख, ऐसे तो माइनर का बैंक अकाउंट नहीं खुलता है क्या? वो तो वहां भी साइन नहीं कर पाएगा। बट सर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर खुलता है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेजर खुलता है, बस मैं यही बोलना चाह रहा था। ठीक है, इधर तूने टिकट लिया, वैसे तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो नहीं सकता तेरे बिहाफ पे। टिकट इशू करने से पहले ही वो तेरे से, देख, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब अपन माइनर के लिए पढ़ेंगे ना, या पढ़ा है अपन ने, तो उसमें क्या देखा है? कॉन्ट्रैक्ट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से गलत होते हैं। बट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद अ माइनर, इफ एन एग्रीमेंट इज मेड विद अ माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, for the benefit of minor, without further imposing any obligation on him, without further imposing any obligation on him। ठीक है, then it will become a valid contract। सर वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट्स माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते हैं, द एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट शुरुआत से गलत होते हैं। ये हमने कौन से केस लॉ में पढ़ा था? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। कहीं ना कहीं पढ़ा था मोहरी बीबी केस। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, विदाउट पुटिंग एनी फर्दर ऑब्लिगेशंस ऑन हिम, ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। दूसरी पार्टी ये नहीं बोल सकती, मेजर आदमी ये नहीं बोल सकता
देखो माइनर ने मेरे साथ में एग्रीमेंट बनाया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वॉइड ab initio एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, तो ये लागू नहीं करेगा। नहीं, यदि अब उसको केवल बेनिफिट डिराइव करना बच गया है तो ये बिल्कुल बाकायदा कर सकता है। अब राघव काबरा ने जो राघव नहीं है दक्ष अग्रवाल ने ये जो पूछा कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही गया था ना एक तरीके से ट्रैवलिंग के लिए, तो किसके सर टिकट बनाते समय ही उससे जो भी पैसे लेने थे ले लिए ना। अब कोई फर्दर ऑब्लिगेशन आएगा क्या टिकट बनने के बाद में उस पर? नहीं सर, फर्दर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये टिकट जो है रेलवे और माइनर के बीच में, ये टिकट जो है रेलवे और माइनर के बीच में सर फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर माइनर को ट्रैवल करके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो सर अब उस पर कोई फर्दर पेनल्टीज या फर्दर और ऑब्लिगेशंस इम्पोज कर रहा है क्या? नहीं सर, टिकट के पैसे ले लिए, अब आगे कुछ नहीं, अब माइनर को बस बेनिफिट डिराइव करना है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहे। बात समझ में आई दक्ष? Yes, sir. So this will apply for any party not competent to contract, huh? नहीं, आई डोंट से दैट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एज वेल। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो माइनर के लिए बोला है बस। तो फिर सर उस केस में क्या होगा? इस केस का पता नहीं, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं दी हुई। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है मेड सर। विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज आल्सो वॉइड ab initio। ठीक है, if it is for the benefit of person of unsound mind, purely if it can be shown that it is for purely for the benefit of person of unsound mind, then just like minor के केस में ये भी हो सकता है, लिखा हुआ है भाई प्योरली बेनिफिट डिराइव कर रहा है वो उससे, तो फिर तो वो उसको एनफोर्स करा सकता है। ये भी लिखा हुआ है भाई, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये भी लिखा हुआ है। पढ़ेंगे जब भी आगे आएगा ना ऐसे टॉपिक्स, पढ़ लेंगे उससे। चलिए, माइनर पे Okay, ज्यादा sir. ध्यान नहीं है। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया, अंधे आदमी पे अप्लाई हो जाती है, इलिटरेट पे हो जाती है, तुम साउथ घूमने गए हो, तुमको वहां की लैंग्वेज नहीं पता है, तुम पे अप्लाई हो जाती है। पर जरूरी बात क्या, उसके प्रति एक रीजनेबल नोटिस तुमको दिया है ना। अब भाई रीजनेबल नोटिस यहाँ भी कि भाई एनेक्चर ए वाली भी अप्लाई हो जाएगी पढ़े लिखे आदमी पे भी, पर रीजनेबल नोटिस दे दिया ना, एनेक्चर ए भी है सर, हो जाएगा एप्लीकेबल, आपने नीचे साइन कर दिया तो। ठीक है, बिना पढ़े साइन कर दिया तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर लेकिन होटल के रूम सर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनका एग्जिस्टेंस या तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय आपके ध्यान में ले ही जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बताओगे, रूम में पहुंचा वो बेचारा होटल का रूम लेके, रूम में पहुंचा वहां और टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी कि तुम्हारे सामान की चोरी के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ऐसा ऐसा, तो हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दौरान तक लास्ट बता दो। साइन करने के बाद में एडिशनल कंडीशंस नहीं थोप सकते हो, केवल एक सिचुएशन में थोपी जा सकती है, क्या? जब दोनों पार्टीज इस बात को एग्री करें कि कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस भी एप्लीकेबल है, तो ही होगी। यूनिलैटरली एक अकेले बेसिस पे बिना दूसरे की परमिशन लिए आप कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, एडिशनल कंडीशंस नहीं थोप सकते हो। यस सर, अब समझ में आ गया व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, एक एक चीज पकड़ के कोई नहीं बताएगा, जैसे मैंने आपको बताई है, समझाई है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चंस कितने लोगों ने देखे रे? दक्ष ने देखे, और बस कनव ने देखे? कनव देखे कि बस हाँ सर पेपर खोल के जैसे भगवान को देखते हैं ना मूर्ति को, वैसे ये क्वेश्चन देख ले, दिमाग चलाया ना कनव या नहीं नहीं, चलाया? हाँ रीड कर दिमाग थोड़ा सा चला। सर रीड कर लिया, रीड कर लिया, आंसर करने की कोशिश करी या नहीं करी? थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी, चलिए बढ़िया। काबरा जी, आपने क्यों नहीं की? सर भूल गया। अरे मैंने तो कल क्वेश्चन बैंक भी तो भेजा था रे, वो भी भूल गया होगा फिर तो तू। सर वो तो 100% ही भूल गए हम लोग।
चलिए शुरू करते हैं आगे, ये क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले पार्टनरशिप का टेस्ट है ना कल, कितनी बजे रखा गया है भाई बताइए। अभी तक बताया नहीं है। अभी तक बताया ही नहीं, तो मिंदुस तू पता करके बताना भाई, मैम पूरे ग्रुप में डाले हैं, ऐसा कुछ करना, ठीक है। या तो कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, पता कर लो कब है और दे देना टेस्ट अपना, कोई भी जना छोड़ेगा नहीं। दक्ष अग्रवाल बोलो। सर मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों भाई? सर मैं पूरे 1-2 हफ्ते से मेरे स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा लॉ के लिए। मैं एक बात बोलूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम तैयारी करके ही एक दे, मैंने तुम लोग को जितनी तैयारी कराई है ना उसमें तुम ऐसे ही दे दोगे और हो जाएगा तुम्हारा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहाना नहीं है कि मैं ना इतने टाइम से बोला हुआ है, 2-3 हफ्तों पहले से बोला हुआ है, उससे भी ज्यादा टाइम हो गया है और तुम बोलते हो कि नहीं सर मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी तैयारी नहीं। क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए, और देना है, सबको देना है। कोई वो बात चलेगी ही नहीं कि मेरे ये चल रहे हैं मेरे वो चल, जैसा आता है वैसा दे दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देना तो पड़ेगा। संडे को रखवा ले मैम से बात करके, संडे को रखवा लो, ठीक है। संडे को तो कोई एग्जाम या टेस्ट नहीं होगा, या पूरा दिन मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स। ये मैं क्यों पुश कर रहा हूं तुम लोगों को टेस्ट देने के लिए, क्योंकि टेस्ट ही वो कारण होता है जब बच्चा एकदम एग्जाम के जैसे सीरियसनेस से पढ़ता है। जब बच्चा एकदम एग्जाम के जैसे सीरियसनेस से पढ़ता है, टेस्ट ही वो कारण होता है। और हमारे पिछले बैचेस में से कुछ बैचेस का शानदार रिजल्ट आने का कारण ही रेगुलर टेस्ट रहे थे। ये बात समझ लेना बच्चे, ठीक है। टेस्ट ही वो बहाना है जिसके कारण हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए सबको देना कंपलसरी है। नेक्स्ट, सर टाइप्स ऑफ ऑफर्स कितने तरीके के होते हैं कि सर ओपन ऑफर होता है या स्टैंडिंग ऑफर होता है। यस सर, क्रॉस ऑफर होता है, जैसा ऐसा बताया था, काउंटर ऑफर होता है, ठीक है। तो ये सब 4-5 जो वैरायटी थी। सर जनरल ऑफर होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है। General offer which is given to public at large, not to a specific person. Specific offer which is given to a specific person or a specific group of persons, and only they can accept or he can accept that offer. कोई और एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। जनरल ऑफर तो विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इम्प्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस्ड ऑफर, ये भी बताए थे। तो ये सब ऑफर कितने टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अग्रवाल साहब पढ़िए। A made an offer to sell his scooter for rupees 5,000 to B of Bombay. B also made a similar offer to buy A scooter for rupees 5,000. A and B's offer cross each other's in a postal process. Is there any contract made in the case? Answer: cross offer do not create आंसर a हिंट contract. है, क्रॉस ऑफर्स डू नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ने और दूसरे ने एकदम आइडेंटिकल ऑफर दे दिया बिना इनरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ये जाने हुए अननोइंगली कि सामने वाले ने भी उनके लिए एकदम आइडेंटिकल सिमिलर ऑफर शूट कर रखा है, ठीक है। तो सर उन्होंने भी कर दिया, ओके। तो सर क्या सोच के किया कि सर उन्होंने ये सोच के किया, मतलब सोचा तो कुछ था नहीं, आइडेंटिकल ऑफर आ गई, ये चांस की बात है सर। तो क्या वन क्रॉस ऑफर कैन बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस फॉर अनदर क्रॉस ऑफर एंड दस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर्म। नो नो नो, इंपॉर्टेंट बात ही यही है, दैट वन क्रॉस ऑफर कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस फॉर अनदर क्रॉस ऑफर एंड separately the acceptance needs to be given for any one of the offer या cross offer। Separately the uh, uh, acceptance needs to be communicated for any one, either this offer or this offer अलग से communicate करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ गई। Shambhu Dayal started self-service system in his shop.
SMD Prakash entered into the shop, took a basket, and after taking the article of her choice into the basket, reached the cashier for payments. The cashier refuses to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the articles to SMD Prakash? Decide. Hint: display of goods is in the shop is a sale is an invitation to offer, but not an offer. An offer from SMD Prakash to cashier. When cashier refuses to accept the price, it results in rejection of offer. Hence, no contract was formed. ये ऐसे क्वेश्चन कराए हुए ना, डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद अ प्राइस टैग on them is an example of an invitation to offer by the shopkeeper to you to buy those goods, कि आप उसे ऑफर देवें। जो भी जो उस प्राइस टैग को देख रहा है और उन गुड्स को उठा रहा है, उनको इनविटेशन टू ऑफर था, वो लोग उठा रहे हैं, वो ऑफर दे रहे हैं कि मैं आपसे गुड्स इतने रुपए में खरीदना चाहता हूँ। फिर फाइनल आप देखेंगे कि आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, आप उस एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बोलो रे, समझ में आया? यस सर। तो अब